देखिए सरकार को चलाने के लिए सरकार तो ये वाली जो भी बनी है वो बननी ही नहीं चाहिए। जनता की जो मर्जी थी वो कुछ और थी। जनता ने तो अपना वोट दे करके और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को बना करके उन्होंने अपनी चाहत बयां कर दी कि भाई हम इनको चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। मकसद जो है वो सिर्फ एक ही था कि किसी तरीके से सरकार बना के, मतलब कहते हैं ना, कुर्सी प्रेम जो है वो छुपा हुआ नहीं है। क्या ही खूबसूरत होता कि किसी राजनीतिक विवाद की वजह से, ये बोल की वजह से या बिगड़े बोल की वजह से ये भोज नहीं होता। सही में स्वार्थपूर्ण क्या कभी ऐसा होगा सच में की जरूरत नहीं है। उनके दिमाग में, अब मांझी जी के दिमाग में अब क्या चल रहा है वो तो वही बताएंगे। यूपी का चुनाव है, वहाँ पर भी इनकी सहनी जी की और मांझी जी की जो मीटिंग हुई है और जहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पे अलग लड़ेंगे, अलायंस से अलग, यहाँ पर उनका अलायंस है, वहाँ पे उन्होंने घोषणा की कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और हमारे बगल में जो शख्सियत हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर एक राजनीतिक जीवन में इन्होंने जो कुछ भी किया है वो सब आपके सामने है। खुली किताब है इनकी पूरी ज़िंदगी और पूरी जो राजनीतिक यात्रा इनकी है वो भी परिहार से शुरू हुआ। इनका सफ़र अब राज्य और देश तक पहुंच गया है। अपने कार्यों के लिए कई बार कई सम्मान इन्हें मिले हैं। अब जिस तरह से बिहार की राजनीति को ये बहुत करीब से देख रही हैं और अपना विचार रखती हैं, उस विचार को लेकर के अक्सर ये देखने को मिलता है कि खास करके अन्य समाज की बात अगर करें तो महिला समाज इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित है। और यही कारण है कि लगातार एक मुखिया के रूप में जिस तरह से इन्होंने अपने क्षेत्र को, अपने पंचायत को एक बेहतर पंचायत बनाया है, अब उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इनके हस्बैंड वहाँ से चुनाव जीते हैं। हालांकि ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि आगे वो किस तरह से चलाएंगे, लेकिन रितु जायसवाल जी जिस तरह से अपने लोगों के बीच में जाती हैं और लोगों को बिल्कुल अपना समझती है, एक परिवार की तरह समझती हैं, उसको लेकर के बहुत सारी इनकी योजनाएं हैं। आज ये हमारे साथ हैं, स्टूडियो में हैं और हम इनसे बात करेंगे इनकी यात्रा से लेकर के अब तक जो कुछ भी हुआ और आगे क्या कुछ इनका प्लानिंग है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद भारत लाइव। आपकी यात्रा तो लगभग सभी लोग जानते हैं। आगे आपने अब पंचायत से अपने आप को अलग कर लिया है। मैंने ये कहना भी थोड़ा सा जल्दबाजी हो गया, आपने अलग कर लिया है, लोगों से अलग तो हो नहीं सकती हैं आप, लेकिन क्या कुछ आगे का प्लानिंग है? किस तरह से, जब आपके हस्बैंड वहाँ से चुनाव जीते उसके बाद से आपका क्या प्लानिंग है? किस तरह से आप लोगों को वहाँ परिहार की जनता और बिहार की जनता के साथ आप जुड़ी रहेंगी? देखिए, मुखिया के तौर पे जो भी मैंने काम किया है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं से ऐसा रहा कि एक जिम्मेवारी जो थी, आप जब जितना काम करते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें आपके सामने में आती हैं, आप कई तरह की समस्याओं का आपका रोज़ सामना होता है। और फिर लास्ट में जब 5 साल काम करने के बाद जो मैंने पाया वो यही था कि आप सड़कें बनवा दो, आप सारी चीज़ें कर दो, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें भी चाहिए, लेकिन जब तक आर्थिक रूप से अगर महिलाओं को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाएगा तब तक किसी भी विकास का कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा की शिकार वहाँ पे महिलाएं तब होती हैं जब वो अपने पति से पैसे मांगती हैं। बेशक वो पैसे घर खर्च के लिए मांगती हैं, घर चलाने के लिए मांगती हैं, या बच्चे ने अगर कहीं कोई डिमांड कर दी कि आज खीर खाने का मन हो रहा है या पूड़ी खाने का मन हो रहा है, तो हकीकत में गांव में स्थिति ऐसी है कि एकाएक अगर कोई बच्चा कह दे तो घर में इतने पैसे नहीं होते कि घर में खीर पूरी भी बने। खीर पूरी भी समझिए कि एक त्योहार के अवसर पर एक गरीब परिवार किसी तरह से जुटा पाता है। आज की हकीकत ये है गांव में, ये हकीकत मैं बयां कर रही हूँ। मैं उन 62% लोगों की बात कर रही हूँ जो गाँव में है, जो कहने को किसान है लेकिन किसान भी नहीं है। अगर वो सिर्फ किसानी पे रहें, अगर वो बाहर मजदूरी करने ना जाए तो वो भूखे मर जाएंगे। क्योंकि जो लैंड के ओनर हैं, जो मालिक हैं ज़मीन के, जो ज़मींदार हैं, वो खुद अपने खेतों पे काम नहीं कर रहे हैं, वो मजदूरी के तौर पर, मजदूर के तौर पे रखा हुआ है, जो बटैया हमारे यहाँ बोलते हैं। और उसमें भी कभी जो यहाँ की प्राकृतिक स्थिति है, जो कभी बाढ़ आना है, कभी सूखा पड़ना है, और जो रोजगार का जो यहाँ पे हाल है, उन सब को देखते हुए जो सबसे ज़्यादा मार जो गांव में पड़ रही है, आर्थिक रूप से
जो सबसे ज़्यादा अगर कोई झेल रहा है तो शहर के साथ साथ गांव में भी इसको झेल रहा है, और महिलाएं सबसे ज़्यादा झेल रही हैं। तो हमको लगता है कि जब तक इनको आर्थिक रूप से जब तक इनको निर्भर नहीं बनाया जाएगा, किसी भी विकास का कोई मतलब नहीं है मेरी नज़र। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बिहार की वो तस्वीर रखी है मैम कि जिसमें कहा जाता है कि बिहार पलायन प्रदेश हो गया है। 16 साल से हमारे राज्य में नीतीश कुमार जी का शासन चल रहा है। इस बीच में सुधार के नाम पर या विकास के नाम पर जो इतनी भी बातें की जा रही हों, आपको नीतीश कुमार जी के साथ भी रहने का मौका मिला, आपने वहाँ से फिर अपने आप को अलग भी कर लिया, अब आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं और आप अपनी बातों को मुखरता से रखती हैं। आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान राजनीतिक सिनेरियो है, जिस तरह से चल रहा है सब कुछ, क्या लगता है कि सरकार 5 साल चलेगी? देखिए, सरकार को चलाने के लिए सरकार तो ये वाली जो भी बनी है वो बननी ही नहीं चाहिए जी। जनता की जो मर्जी थी वो कुछ और थी। जनता ने तो अपना वोट दे करके और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को बना करके उन्होंने अपनी चाहत बयां कर दी कि भाई हम इनको चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। लेकिन उलट क्या हुआ, जनता की मर्जी के बिना, जनता की चाहत कुछ और है, लेकिन आप अपना तोड़ मरोड़ के अपने वसूलों को ताक पर रख करके कई सभी लोग के साथ मिल करके जिस तरह से आपने यहाँ पर पार्टी बनाई है, तो इससे ज़्यादा मतलब गिरी हुई बात अगर हम कहें जिस तरीके से बनाई गई है। और आप गठबंधन में हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आप एक दूसरे की ही बातों को नहीं सुन रहे हैं, एक दूसरे की ही आप कहते हैं ना कि गले की हड्डी आप बने हुए हैं। तो इस तरीके से सरकार जहां आपके अपने आपस में ही आपकी नहीं बन रही है, आपस में ही इतना टसन है, वहां पे आप जनता के साथ उनकी भलाई के लिए क्या सोचेंगे? मुझे तो लगता है कि आप जितने भी साल निकालेंगे, आपका साल विकास की बातें तो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ यही सोचने में निकाल देंगे कि हम कैसे इस बनाए रखें सरकार को, किस तरीके से हम टिके रहें, इसमें ही उनका वक्त जा रहा है। रेदर देन की कोई विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, नीति आयोग जैसे उनकी जो बात होती है तब भी वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि हमको तो पता नहीं है। मैम, आपने लगभग सारी बातें वो कह दी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय जनता दल की बात निकलती है तो आपने आपकी पार्टी ने डिमांड किया, आप लोग बड़ी मुखरता से अपनी बात रख रहे थे, जातीय जनगणना की बात हो या फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात हो। अब तो जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, कल ही गृह विभाग ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने एक आंकड़ा पेश किया है जिसमें कहीं ना कहीं बिहार एक बार फिर से पिछड़ा नज़र आ रहा है। बहुत सारे आंकड़े हैं जहां पर बिहार सबसे पिछड़ी राज्यों में से घोषित हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो सरकार कंबाइंड चल रही है, एनडीए की सरकार, उसमें कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये सरकार चल पाएगी या फिर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जिस तरह से कर रहे हैं, इस सरकार का अब यहीं तीसरी हो जाना है? मैं वही तो कह रही हूँ कि इन्होंने सरकार बना तो ली, क्योंकि इन सब की का मकसद जो है वो सिर्फ एक ही था कि किसी तरीके से सरकार बना के, मतलब वो कहते हैं ना कुर्सी प्रेम जो है वो छुपा हुआ नहीं है मुख्यमंत्री जी का। तो वो कुर्सी प्रेम में वो इतने ज़्यादा जकरे हुए हैं ना कि उस कुर्सी के नीचे जितनी भी आवाज़ें हैं, चाहे वो कहने को तो वो कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना की बात उठा रहे हैं, कहने को तो वो कहते हैं कि हम ये विशेष राज्य का दर्जा की हम मांग कर रहे हैं। तो आप मांग किससे रहे हैं? जो आपके ही अलायंस में जिनके साथ आप हैं वही केंद्र में है, उनको ही आपकी बात सुननी है। तो आपके ही अलायंस के लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपकी पार्टी आपकी बात नहीं मान रही है, तो ये गठबंधन क्या दिखावा है? ये क्या है? ये कहते हैं ना कि एक 7 जन्मों का गठ होता है और एक जो होता है वो 5 साल का होता है। तो ये 5 साल वाला जो गठबंधन है ना, वो लगता नहीं है, लगता है कि इस गांठ में ना जाने कितनी गांठें हर स्तर पे पड़ी हुई हैं। तो बाकी बात वो कहने को, जनता को एक भ्रमित करने के लिए या लुभाने के लिए या कुर्सी बनाए रखने के लिए या कुर्सी को बचाने के लिए उनका ये स्टेटमेंट होता है। वो ये बात कहते हैं कि हम तो विशेष राज्य का दर्जा की बात कर रहे हैं, हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो भाई आपको रोक कौन रहा है? और अगर जो बाधा है उसका साथ आप छोड़ क्यों नहीं देते हैं? जीतन राम मांझी ने जो अभी हाल फिलहाल में जो बयान दिया था जिसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है, आज जीतन राम मांझी हम लोग बात कर रहे हैं, उस बीच में अपने यहाँ ब्राह्मण दलितों का भोज भी आयोजित किए हैं। इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी जो है जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर के कहीं ना कहीं कोर्ट भी कर रही है कि जीतन राम मांझी को घर पे बैठ जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये नूरा कुश्ती करके कहीं ना कहीं बिहार की जनता को जो मुख्य एजेंडा है उससे भटकाने की कोशिश है या फिर अलग होने से पहले का ये सारा नाटक है? उनके दिमाग में, अब मांझी जी के दिमाग में अब क्या चल रहा है वो तो वही बताएंगे। यूपी का चुनाव है, वहाँ पर भी इनकी सहनी जी की और मांझी जी की जो मीटिंग हुई है और जहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम
वहाँ पे अलग लड़ेंगे, अलायंस से अलग, यहाँ पर उनका अलायंस है, वहाँ पे उन्होंने घोषणा की कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे अभी MLCs के जो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, उनको उनके दिमाग में कुछ होगी भाई क्या हमको टिकट मिल जाएगा या क्या है, उनकी बातें तो मैं नहीं बता सकती कि उनके अंदर में क्या चल रहा है। लेकिन आज जो महाभोज का आयोजन उनके घर पे है जी, क्या ही खूबसूरत पल होता वो अगर राजनीति से परे एक ब्राह्मण परिवार खुशी से मांझी के घर में या किसी राम समुदाय के घर में या किसी भी तथाकथित जिनको कि हम लोगों ने बराबरी में लाने के लिए जो SC ST कम्युनिटी से जो हमारे लोग हैं, जो कहीं ना कहीं से जो मुहिम चला कर रहे थे, उनको बराबरी में लाने के लिए कई तरह की चीजें चल रही हैं। हम कहते हैं कि नहीं समाज हमारा एक है, हम कहते हैं कि नहीं इन चीज़ों से हमें ये हम एक विकसित एक मतलब ऐसे देश में रहने लगे हैं जहाँ ये सब बातें इतनी मायने नहीं रखती हैं। हम जाति से उठ करके बात करने लगे हैं, अपने आप को ये दिखाने के लिए भी कि हमें मैटर नहीं करता। क्या ही खूबसूरत होता कि किसी राजनीतिक विवाद की वजह से ये बोल की वजह से या बिगड़े बोल की वजह से ये भोज नहीं होता। सही में स्वार्थपूर्ण क्या कभी ऐसा होगा सच में कि ज़रूरत नहीं है कि एक जब हम चलिए बिहार की बात, एक गांव में भी काश वो माहौल बने जहां जाति को छोड़ करके सब एक होकर के एक पंगत में बैठ करके खाना खाएं, और वो भी बिना बिगड़े बोल के, बिना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के। बहुत बढ़िया बात आपने कही मैम, और इसी नोट पे हम आज की बातचीत को समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि एक राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके आप समाज के बारे में सोचते हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता ही इस तरह की बातें कर सकता है। ऋतु जायसवाल जी से फिर हमारी बातचीत होगी। अब तो राजनीतिक नाता इनका बड़ा हो गया है और एक पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, तो बातचीत तो जारी रहती ही है। आगे भी हम बहुत सारे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आज के लिए हम आपसे यहीं विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।